फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3H का सवाल संख्या 12 बताने वाला हूं, जो दिया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपये 1000 छात्रावास के लिए व्यय अदा करना पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए रुपये 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मान लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मान लिया है कि छात्रावास का नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपये है। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट शर्त की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त में सवाल ने कहा है कि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन में भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करेगा तो उसके रुपए हमको अलग देने पड़ेंगे, और भोजन नहीं करना पड़ेगा उसके भी हमको नियत व्यय देने पड़ेंगे, जिसको हमने x माना है। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं फर्स्ट शर्त को। तो देखिए, फर्स्ट शर्त में हमने लिख दिया कि विद्यार्थी ए के लिए, तो जो विद्यार्थी वो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो 1000 में क्या होगा कि नियत व्यय और उसके 20 दिन के भोजन का व्यय जुड़ा होगा। ठीक है, तभी उसको हम उसे 1000 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज़रा हम अपने अनुसार देख लेते हैं। तो देखिए, हमने छात्रावास का नियत व्यय हमने माना है x, तो x हो गया, प्लस इसके बाद प्रतिदिन के भोजन का व्यय, कहने का मतलब एक दिन के भोजन का जो व्यय है वो y रुपये है, और भोजन कितने दिन करता है 20 दिन, तो आप क्या कर देंगे 20 गुणा y कर देंगे। कितना कर देंगे 20 गुणा y, और बराबर आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा कि x प्लस 20y बराबर 1000, और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो जरा मैं अब सेकंड शर्त को भी पढ़ लेता हूं, जिसमें बात की गई है विद्यार्थी बी की। तो कहा गया है कि जबकि एक विद्यार्थी पी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बी है वो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो 1180 में क्या होगा कि नियत व्यय और उसके 26 दिन के भोजन का व्यय ऐड होगा, यानी कि जुड़ा होगा। ठीक है, जो बराबर कर दिया जाएगा 1180 के। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि विद्यार्थी बी के लिए, ठीक है, नियत व्यय प्लस 26 दिन के भोजन का व्यय बराबर हो जाएगा 180। देखिए, मैं आपको एक बात समझाऊं कि अगर विद्यार्थी एक भी दिन भोजन नहीं करता है तो उसको नियत व्यय तो देना ही देना पड़ेगा, जो यहाँ पर हमने x माना है। ठीक है, अगर वो 2 दिन भोजन करेगा तो उसको 2y रुपये देने पड़ेंगे भोजन के। ठीक है, 3 दिन भोजन करेगा तो 3y देने पड़ेंगे। इसी प्रकार अगर वो 26 दिन भोजन करेगा तो उसको 26y और उसमें x और जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जो 1180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नियत व्यय हमने x माना है प्लस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 26 गुणे y। ठीक है, बराबर आपका 1180। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा x प्लस 26y और बराबर 1180 हो जाएगा, और जैसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण और 2 को घटाने पर x का मान विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखे देता हूँ कि समीकरण 1/2 को घटाने पर, समीकरण 1/2 को घटाने पर। ठीक है, तो लिख दिया कि समीकरण 1/2 को घटाने पर। आप ये भी लिख सकते हैं कि x का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1/2 को घटाने पर। चलिए मैं लिख देता हूँ। तो देखिए, मैंने लिख दिया है कि x का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1/2 को घटाने पर। ठीक है, तो मैंने दोनों समीकरणों को घटाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो घटाने पर हमारा क्या होगा, नीचे वाली समीकरण चिन्ह बदल जाएगी। ये आपका माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये प्लस है तो आपका ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और x आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 26y माइनस का है, प्लस का आपका 20y, तो आपको यहाँ से माइनस का
6y मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1000 प्लस का और 1180 आपका माइनस का है, तो माइनस का आपको 180 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस से माइनस खत्म कर देते हैं, और जब y का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 180 बटे में आपके 6, कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे बटे में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 6 तिये 18 होते हैं, 6 तिये 18, तो आपको 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो y का मान होगा वो 30 हो जाएगा। ठीक है, और इस y का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं कि x का मान, सॉरी y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो x प्लस 20 गुणे 30 और बराबर 1000। ठीक है, तो देखिए x का जब मान निकालेंगे तो 1000 माइनस हो जाएगा 2 तिया 600, उस पास जाके आपका 600 माइनस का हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 400 रुपये। कितना मिल जाएगा आपको, 400 रुपये। तो देखिए जो x का मान आया है वो होगा छात्रावास का नियत व्यय 400 रुपये। ठीक है, और जो आपका y का मान आया है वो प्रतिदिन के भोजन का व्यय होगा 30 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 13 बताता हूँ, जो दिया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाहे वो शुद्ध प्रश्न हो चाहे वो अशुद्ध प्रश्न हो, ठीक है, वो जो दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो हमारा टोटल प्रश्न ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शुद्ध प्रश्न मान लेते हैं और अशुद्ध प्रश्न मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया है कि माना शुद्ध प्रश्नों की संख्या x तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y है। ठीक है, तब कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक है, जो शुद्ध प्रश्न और जो अशुद्ध प्रश्न होंगे उनको जोड़कर ही हमारे कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब जरा हम फर्स्ट शर्त को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट शर्त में कहा है कि ये यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मैं इसी बात को लिखे लेता हूँ फर्स्ट शर्त में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट शर्त में क्या होगा कि शुद्ध प्रश्नों से प्राप्त अंक माइनस अशुद्ध प्रश्नों से या अशुद्ध प्रश्नों के प्राप्त अंक या अंक बराबर कितने हो जाएंगे, 40 अंक। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर एक प्रश्न के 4 नंबर मिलें तो आप जानते हैं कि 5 प्रश्नों के जो नंबर होंगे वो 5 गुणा 4 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगी कि एक प्रश्न के जो अंक मिल रहे हैं उनसे हम गुणा कर देंगे कुल प्रश्नों में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, कि जो शुद्ध प्रश्न की जो संख्या है वो x है, शुद्ध प्रश्नों की संख्या कितनी है, x है, और एक शुद्ध प्रश्न कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक मिल रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, तो हमको जितने प्रश्न सही किए होंगे उनके अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और माइनस में क्या होगा, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। ठीक है, तो जो अशुद्ध होंगे, अगर एक प्रश्न हमारा अशुद्ध होगा तो 1 अंक कटेगा, 2 अशुद्ध होंगे तो 2 अंक कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अशुद्ध प्रश्न माने हमने, y माने। ठीक है, तो y गुणा 1 कर देंगे, कितना कर देंगे, y गुणा 1 और बराबर आपके 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 3x माइनस y और बराबर आपका 40 हो जाएगा, जिसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब जरा हम सेकंड शर्त को पढ़ लेते हैं। तो सेकंड शर्त में कहा गया है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा शुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो तो यश 50 अंक प्राप्त करता। ठीक है, तो देखिए सेकंड शर्त में, तो यहाँ पर शुद्ध प्रश्न पर अंक मिल रहे हैं 4। ठीक है, तो शुद्ध प्रश्न कितने हैं आपके, x हैं, और नंबर मिल रहे हैं 4, तो शुद्ध प्रश्नों के जो नंबर प्राप्त होंगे वो आपके मिल जाएंगे 4x। ठीक है, और माइनस यानी जो अशुद्ध होंगे उनकी कटौती हो जाएगी, तो एक प्रश्न पर 2 अंक कट रहे हैं और प्रश्न हमारे कितने गलत हो रहे हैं, y, तो हम क्या करते हैं, y गुणा 2 कर देंगे। ठीक है, और बराबर हमको कितने प्राप्त हो जाएंगे, 50 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारी 2 से भाग हो रही, तो हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा बचेगा 2x और यहाँ से केवल आपका
माइनस का y और बराबर में आपके 25 हो जाएंगे और ये आपकी समीकरण 2 बन जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो y का मान होगा वो एक दूसरे को यानी एक समीकरण को दूसरे समीकरण को घटाने पे हल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने लिख दिया कि y का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, और दोनों समीकरणों को मैंने लिख दिया है। जब घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण चिन्ह बदल जाएंगे। ये आपका प्लस का था तो माइनस हुआ, ये माइनस था तो आपका प्लस, और ये भी आपका प्लस था तो माइनस, और यहाँ पर y से y आपका खत्म हो जाएगा। 3x में से आपका माइनस हो जाएगा 2x, तो केवल आपको x बचेगा। इसी प्रकार बराबर में 40 में से जब 25 जाएगा तो आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका x का मान 15 हो गया है और हम y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में, तो देखिए समीकरण 1 वो हमारी 3x माइनस y है, तो आपको हो जाएगा 3 गुणा 15 और माइनस y बराबर 40। ठीक है, तो देखिए माइनस y को हमने यही रोका क्योंकि y का मान निकालना है। बराबर में आपका 40 था ही था और ये 15 थी और 45 जो बराबर के उस ओर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस का y बराबर आपको माइनस का 5 बचेगा क्योंकि माइनस के 45 और प्लस के आपके 4 है। ठीक है, तो माइनस से माइनस आप खत्म हो जाएगा, तो इस प्रकार आपको y का मान प्लस में 5 मिल जाएगा। ठीक है, और x का मान ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या हम लिख लेते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्नों की संख्या जो हमने मानी थी वो x प्लस वाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान आया है 15 और प्लस y का मान आया है 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कुल प्रश्न 20 मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रश्न चाहे सही हो चाहे गलत हो वो आपका प्रश्न पत्र में ही होता है। ठीक है, जब काउंट करेंगे तो शुद्ध और अशुद्ध प्रश्नों को गिनती करके हम ये टोटल कर सकेंगे कि हमारे प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न थे, तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो जो सही प्रश्न थे वो 15 थे और गलत प्रश्न थे वो 5 थे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो उस प्रश्न पत्र में आपके 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्न संख्या 14 बताने वाला हूं, जो दिया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों कारों की चालें अलग अलग मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है तथा दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है। ठीक है, तो जरा मैं अब आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका एक स्थान A और एक स्थान B है और इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो जरा अब मैं फर्स्ट शर्त को देखता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त ये कहती है कि ये दोनों जो कारें हैं वो A से, ठीक है, और दूसरी कार B से। मान लीजिए ये 2 आपकी कारें हैं, ठीक है, और ये आपकी यहाँ पर B पे कार है। ठीक है, तो एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में, अगर एक कार इधर जा रही है तो दूसरी कार भी हमारी इधर ही को जाएगी, क्योंकि उसने बात कह दी कि एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये दोनों जो कारें हैं वो 100 किलोमीटर के बाहर भी निकल जाएंगी आपकी। ठीक है, तब कहीं जाके मिलेंगी। ठीक है, तो अब करते क्या हैं, यहाँ पर जो कुल दूरी है उसको हम 100 ही लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और चालें हमने मान ली हैं। तो हम एक काम ये करते हैं कि पहली कार द्वारा x चाल से 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है और दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, और दोनों को माइनस कर देंगे तो बराबर हमारा 100 हो जाएगा। क्योंकि देखिए माइनस इसलिए करेंगे, अगर ये दोनों कारें 100 किलोमीटर के अंदर चलती दूरी तय करती तो उन दोनों को जोड़ के 100 ही किलोमीटर रहता। लेकिन अब क्या है, कारें एक दिशा में चल रही, तो अगर ये कार यहाँ पर आएगी तो दूसरी कार आपकी आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगी, दोनों की दूरियाँ क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखे लेता हूँ। तो देखिए मैंने फर्स्ट शर्त में लिख दिया है कि पहली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो अब देखिए पहली जो कार की चाल है
वो है x किलोमीटर, ठीक है, गुणा समय कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो आपकी 5x किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि पहली कार द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो 5x किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए, जो पहले दूसरी जो कार की चाल होगी वो हमारी y मानी थी और समय 5 ही घंटा रहेगा। तो यहाँ पर दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी 5y किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 100 होगा वो क्या होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि जो दोनों कारें हैं वो 100 किलोमीटर के बाहर मिलेंगी जाके, इसलिए यहाँ पर जो तय की दूरियाँ हैं वो आपकी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कि 5x माइनस 5y बराबर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप 5y माइनस 5x भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में आपका 5y और 5x आ रहा है, और ना इसमें यह कहा गया है कि पहली कार ज़्यादा दूरी तय कर रही है और दूसरी कार कम दूरी तय कर रही है, ये भी हमसे नहीं कहा गया है। तो हम किसी में किसी को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी 5 से भाग हो रही है, तो यहाँ पर कर देते हैं 5 से भाग, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या होगा, x माइनस वाई और बराबर में आपका हो जाएगा 20, और ये आपकी बन जाती समीकरण 1, ठीक है। अब जरा हम सेकंड शर्त को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड शर्त में कहा गया है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती, दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब क्या है, वो एक दूसरे की ओर चल रही हैं, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना के समझा रहा हूँ जो आपका सेकंड शर्त में हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी एक स्थान जे है, दूसरा स्थान आपका बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी तो आपकी 100 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कारें होंगी वो एक दूसरे की ओर चलेंगी, मतलब ये कार इधर चलेगी तो दूसरी कार भी आपकी इधर ही चलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गई, ये जो दोनों कारें हैं वो 100 किलोमीटर के अंदर ही दूरियां तय करेंगी, इसलिए यहाँ पर दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरी जुड़ के बराबर में 100 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं 1 घंटे में तय की गई दूरियां निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि पहली कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है। तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय। तो पहली कार की जो चाल है वो x है और गुणा समय, समय हमको दिया है 1 घंटे, ठीक है। तो बराबर हमको x किलोमीटर दूरी तय की जाएगी, कितनी की जाएगी, x किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, तो आपकी जो दूसरी कार की जो चाल होगी वो आपकी y होगी और गुणा समय आपका 1 ही घंटा होगा, तो बराबर में आपका y किलोमीटर दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों कारें हैं वो एक दूसरे के ओर यानी कि 100 किलोमीटर के दायरे में चल रही हैं, तो यहाँ पर दोनों की दूरियाँ आपकी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। चाहते तो आप ये भी लिख सकते थे कि पहले कार द्वारा तय की गई दूरी प्लस दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर आपका 100 भी कर सकते थे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब जरा देखिए ये हमारी समीकरण 2 हो जाती है, ठीक है। और अब जरा हम समीकरण 1 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो y है वो माइनस का और यहाँ पे आपका ये y प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान है वो दोनों को जोड़ने पे विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि समीकरण 1 बा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो अब देखिए जरा, तो समीकरण 1 आपकी x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है, और समीकरण 2 आपकी x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है, जो आपकी समीकरण 2 है। अब यहाँ पर देखिए हमको चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस जब यानी जब जोड़ किया जाता है तो कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए y से y खत्म हो जाएगा और x हो जाएगा 2x और बराबर में 20 और 100 हो गए आपको 120, ठीक है। जब आप x का मान निकालेंगे तो आपको x बराबर मिलेगा 120/2, तो 2 छंग 12 यानी कि आपको x का मान 60 मिल गया।
x का मान कितना मिलेगा आपको 60। ठीक है, तो इस x का मान हम समीकरण 2 में लगा देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 थी आपकी x प्लस वाई, तो आपको हो जाएगा 60 प्लस वाई बराबर 100। जब y का मान निकालोगे तो आपको हो जाएगा 100 और माइनस 60, तो y का मान आपको 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो x का मान होगा वो पहली कार की चाल होगी और y का जो मान होगा वो दूसरी कार की चाल होगी। ठीक है, तो मैं इसी बात को लिखे देता हूँ। तो देखिए मैंने नीचे लिख दिया कि पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपको सवाल संख्या 15 बताता हूँ, जो दिया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम को करने में महिला द्वारा लगा समय और पुरुष द्वारा लगा समय मान लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि एक महिला द्वारा एक काम को करने में कुल लगा समय x दिन। तो ये क्या है, एक काम को पूरा करने में x दिन लग रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 1/x कर देंगे, जितना हमने काम किया है, यानी कि x दिन में जितना हमने काम किया है उसको हम जितने दिन काम किया है उसको उससे हम भाग दे देंगे। ठीक है, यानी एक काम किया था वो भी x दिन में, तो अगर हम एक दिन का काम निकालेंगे तो दिनों की संख्या से हम भाग दे देते हैं जो कार्य किया गया है उसको। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर हम एक पुरुष द्वारा भी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि एक पुरुष द्वारा एक काम को करने में लगा कुल समय 22 दिन। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो बेटा यहाँ पर आपका 1/y हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी कि किसी कार्य को जो हमने किया है उसको हम दिनों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमको एक दिन का कार्य मिल जाता है। ठीक है, तो जरा अब मैं फर्स्ट शर्त को देख लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त में कहा कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने फर्स्ट शर्त में लिख दिया है कि 2 महिलाओं के एक दिन का कार्य प्लस 5 पुरुषों के एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य। ठीक है, तो जरा देखिए एक महिला एक दिन में काम कर रही है 1/x। ठीक है, तो 2 महिलाएं काम करेंगी 2 गुणा 1/x। ठीक है, प्लस एक पुरुष एक दिन में कार्य कर रहा है 1/y, तो 5 पुरुष एक दिन में करेंगे 5 गुणा 1/y। ठीक है, बराबर। अब दोनों एक साथ जब काम कर रहे थे तो 4 दिन लग रहे थे। कितने दिन लग रहे थे? 4 दिन। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? वो करेंगे 1/4। कितना करेंगे? 1/4। ठीक है, तो अब देखिए हमको मिल जाएगा 2/x। ठीक है, प्लस 5/y और बराबर आपका 1/4 और ये बन जाती समीकरण आपकी 1। ठीक है, अब सेकंड शर्त को भी देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेकंड शर्त में कहा है कि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा बात हो रही है 3 महिलाओं की। अभी कितनी महिलाएं थी? 2। तो 3 महिलाओं के एक दिन का कार्य जो होगा वो आपका 3 गुणा 1/x हो जाएगा, प्लस 6 पुरुष तो 6 गुणा 1/y और बराबर कितने दिन लग रहे थे? 3 दिन लग रहे थे, तो 1/3 हो जाएगा। जैसा मैंने अभी समझा था सेम वैसा ही मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 से भाग करेंगे।
3 से भाग करने का मतलब होता है कि बटे में गुणा करना, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि 1/x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी कि 2/y, और बराबर देखिए भाग करने का मैंने बताया था मतलब कि नीचे गुणा, तो नीचे देखिए ऊपर अगर 3 होता तो 3 3 कट जाता, लेकिन ऊपर तो 3 है नहीं, तो आप क्या हो जाएगा, आपका नीचे 3 3 9 हो जाएगा। जैसा मैं आपको समझा दूं, जैसे इसमें जैसे कि आपको दिया है कि 3 गुणा 1/x दिया हुआ है, ठीक है। जब भाग करेंगे तो भाग करने का मतलब हुआ कि 1/3 से गुणा, ठीक है। तो 3 से 3 आप खत्म हो जाएगा, तो इस प्रकार आपको क्या बचा था, यहाँ पे x बचा था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 1/3 में आप भाग दोगे 3 से, भाग देने का मतलब होगा 1/3 से गुणा करना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 1/9 हो जाएगा, ठीक है। और जिसे हम समीकरण मान लेंगे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो आप माना करके भी हल कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा हल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखिए 2/x है और यहाँ पे क्या 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान बुलंद करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने कि 1/x का मान बुलंद करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा। जब गुणा होती है तो वो समझो ऊपर गुणा होती है, जब भाग होती है वो नीचे गुणा होती है, तब उस संख्या से कहाँ गुणा होती है, नीचे गुणा होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/x प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4/y, और बराबर आपका हो जाएगा 2 एकम 2/9, जो आपकी बन जाएगी समीकरण 3। और इसी के नीचे मैं समीकरण 1 को लिख देता हूँ, 2/x प्लस 5/y और बराबर में आपका 1/4, जो आपकी समीकरण 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2/x आ चुका है दोनों समीकरणों में, लेकिन क्या है 1 प्लस और 1 माइनस करने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना करना पड़ेगा, ठीक। तो लिख देते हैं घटाने पर, तो ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा। तो देखिए आगे हमको क्या करना है कि ये दोनों पद आपके खत्म हो जाएंगे। अब देखिए जब भी दोनों के हर समान हो तो उनका ऊपर नीचे का जोड़ घटाना हो जाता है, यानी कि ऊपर वालों का जोड़ घटाना हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर बाई तो यहाँ पर भी बाई, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ये 4 प्लस का है और ये 5 माइनस का है, तो माइनस को आपको 5 में जब 4 जाएगा तो आपको 1 बचेगा माइनस का, और बटे में जो है वो तो रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पर देखिए आपके हर समान नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो। आप इसमें क्या करोगे कि 2/9 और माइनस कर दोगे आप 1/4 को, ठीक है। चलिए तो माइनस का 1/y बराबर लासा लोगे तो आपको 36 मिलेगा। कितना मिलेगा, 36, क्योंकि 9 चौक 36 होते हैं। अब देखिए 9 से भाग दोगे तो आपको 4 बार आएंगे। कितने बार आएंगे आपको, 4। तो आप जानते हैं कि 4 दूनी 8 हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर 4 से गुणा हो जाएगी। माइनस 4 से भाग दोगे तो 9 बार आएंगे, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको माइनस का 1/y बराबर मिल जाएगा, माइनस का ऊपर से 1 बचेगा और नीचे आपके 36, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार जब आप कैची गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको y बराबर 36 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, y बराबर 36, ठीक है। और इस y का मान समीकरण 1 में लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिए 2/x और प्लस 5/y था, y की जगह कितना कर देंगे 36, और बराबर में आपका 1/4 होगा, ठीक है। तो देखिए 2x बराबर आपका 1/4 और माइनस में उस पार जाके आपका 5/36 हो जाएगा। तो देखिए 2/x बराबर, अब इस 4 का 36 लासा लोगे तो आपको 36 ही मिलेगा। अब जानते हैं कि 4 ने 36 तो आपको 9 मिल गया, 9 बार आया, सॉरी 4 ने 36 9 बार आया तो 9 एकम 9 हो गया, माइनस 36 से कम 36 तो 5 एकम 5 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए 2/x बराबर आप ऊपर से माइनस करेंगे तो आपको 4 बचेगा और नीचे आपका 36। तो आप जानते हैं कि 4 एकम 4, 4 ने 36 हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2/x और बराबर में 1/9। जब आप कैची गुणा करोगे तो आपको x बराबर 9 दूनी 18 मिल जाएगा। जो x बराबर आया है वो एक महिला द्वारा कार्य को करने में लगा समय होगा, और y का जो माना है वो एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक महिला द्वारा एक कार्य को करने में कुल लगा समय बराबर 18 दिन, क्योंकि x का मान 18 आया था और x हमने माना था एक महिला द्वारा कुल लगा समय, ठीक है। तो इसी प्रकार एक पुरुष द्वारा एक कार्य को करने में लगा समय 30 दिन हो जाएंगे, सॉरी 30 दिन नहीं
36 दिन हो गए, क्योंकि y का मान जो आया था वो 36 आया था। कितना आया था आपका? 36 आया था, तो 36 दिन लगेंगे। ठीक है, 36 दिन। अब मैं प्रश्नावली का लास्ट सवाल 16 बताता हूँ, जो दिया है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों की चालें मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा और कुल दूरी 300 किलोमीटर है। ठीक है, अब जरा मैं फर्स्ट शर्त को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए मैंने लिख दिया कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर जो सवाल में ही दी है। ठीक है, तब शेष बस द्वारा तय की गई दूरी, शेष बस द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए कुल दूरी कितनी थी? 300 थी। अब 60 वो चल गई रेलगाड़ी से तो 240 वो चलेगी बस से। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं। अब हम ये करते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगा और बस द्वारा कितना समय लगा, दोनों को जोड़ के हम कितना समय कर देंगे? 4 घंटे कर देंगे। कितना कर देंगे? 4 घंटे, क्योंकि उसको 300 किलोमीटर चलकर घर आने में टोटल जो है वो 4 घंटे समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी का अलग समय लगेगा उसका और बस का समय अलग लगेगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो बराबर 4 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी तय करनी है? 60, और रेलगाड़ी चाल कितनी है? x। ठीक है, तो इतने घंटे का समय रेलगाड़ी से लगेगा, मान लिया हमने। ठीक है, और बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी कितनी तय करनी है? 240, और चाल कितनी है? y। तो ये हो गया बस का समय। तो देखिए जो कुल समय होगा वो इन दोनों को जोड़ के 4 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि 60 बटे x और प्लस 240 बटे y और बराबर लिख देंगे हम 4 घंटे। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम 4 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, 4 से भाग। ठीक है, तो यहाँ पर 15 चौका 60 यानी कि 15 बटे x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखिए 4 छिंग 24 यानी कि 60 बटे y और बराबर 4 एकम 4। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड शर्त में। ठीक है, तो सेकंड शर्त में कहा गया है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, तो पहले कितना लग रहा था? 4 घंटे, अब लगेगा 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 100 है। तो देखिए मैंने सेकंड शर्त में लिख दिया कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 100 किलोमीटर, जो आपको सवाल में दी है। ठीक है, अब दूरी उसको 300 तय करनी है और 100 चल गई वो किससे? रेलगाड़ी से, तो बस से कितना चलेगी वो? 200 किलोमीटर। कितना चलेगी? 200 किलोमीटर। ठीक है, अब पुनः हम दोनों का समय निकाल लेते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय और बस द्वारा लगा समय। तो देखिए मैंने लिख दिया कि रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ठीक है, दूरी हमको तय करनी है 100 किलोमीटर और चाल है x रेलगाड़ी की। ठीक है, तो इतना समय लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार शेष बस द्वारा 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो दूरी 200 तय करनी है और चाल हो गई है y, तो 200 बटे y घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल समय होगा मतलब 100 बटे x और प्लस 200 बटे y बराबर आपको हो जाएगा 4 घंटे और प्लस कर देंगे 10
मिनट, ठीक है। यानी कि दोनों समयों को जोड़ लेंगे, रेलगाड़ी का समय और बस के समय को, और कर देंगे 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए हम क्या करते हैं कि ये आपका 100/x और प्लस यहाँ पर आपका 200/y रहेगा। तो देखिए बराबर 4 घंटे, और ये आपका 10 मिनट है। जब मिनट को आप बदलेंगे घंटे में तो 60 से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 10 से 10 सॉरी 0 आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ से हम ऐसा करते हैं 100 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, 100 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1/x और प्लस यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो आपको 200/y बच जाएगा, ठीक है। और बराबर देखिए यहाँ पर अब हम आसानी से 6 लासा ले लेंगे। कितना लासा ले लेंगे, 6। तो आप जानते हैं कि 4 के बटे हम 1 रख सकते हैं, तो 1 छंगा 6, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 6 एकम 6, तो ऊपर से आपका 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा अब देखिए क्या होता है कि 1/x और प्लस 2/y बराबर ऊपर से आपको हो जाएगा 25 और बटे में आपका 6। जब ये बराबर में बराबर वाला आपका 100 है वो गुणा में है, जब उस पार जाएगा तो आपका 6 के गुणा में पहुंचेगा, यानी कि बटे में आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 25 से कम 25 और 25 चौका 100 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमको मिलेगा कि 1/x और प्लस 2/y और बराबर यहाँ से हमको मिलेगा 1/6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी बन जाएगी समीकरण। तो देखिए थोड़ा सा मैं पहली समीकरण को थोड़ा चेंज करना चाहूँगा जिससे आपका थोड़ा सा सरल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 4 से भाग ना करके सीधा सीधा हम क्या करते हैं 60 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 60 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब 60 हम कॉमन लेंगे यहाँ पर आपका 4 घंटे का 4 घंटा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 60 एकम 60, तो यहाँ से केवल आपको बचेगा 1 और यहाँ से आपको 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। जब आप 60 कॉमन लेंगे यहाँ से 240 में से 60 कॉमन लेंगे तो आपको 4 बच जाएगा। तो देखिए मैंने कर दिया है। तो आगे देखिए अब क्या होगा कि जो 60 है वो हमारा 4 के बटे में पहुंचेगा और यहाँ से आपको बचेगा कि 1/x और प्लस 4/y और बराबर आपका हो जाएगा 4/60, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 4 कम 4 और ये 15 चौका 60 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो आपकी समीकरण 1 होगी वो आपकी बदल जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 1/x और प्लस 4/y और बराबर में 1/15। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा अब सरल क्या हो गया, जैसे इस भी यानी पहली समीकरण में आपका 1/x है और समीकरण दूसरे में भी आपको 1/x है यहाँ पर, ठीक है। तो जो 1/x जो होगा वो दोनों समीकरणों घटाने पे हल हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिख दिया कि समीकरण 1/2 को घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्या होगा, आपका नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, 1/x से 1/x खत्म हो जाएगा। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पर भी हर y है और यहाँ पर भी हर y है, तो इन ऊपर वालों का घटाना हो जाएगा। मतलब 4 में जब 2 जाएंगे तो आपको 2 बटे में आपका पाई हो जाएगा, ठीक है। बराबर हम क्या करेंगे कि 1/15 और माइनस कर देंगे 1/24 को, ठीक है। तो अब देखिए 2/y बराबर जब लासा लेंगे तो हमारा 120 आएगा, यानी 15 का और 24 का जब लासा लेंगे तो 120 आएगा। तो अब 15 से भाग देंगे तो आपको 8 बार आएंगे, क्योंकि 15 8 तो 120 होते हैं। तो ऊपर जब 1 गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 आ गया, माइनस 24 पंजे होते हैं 120, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा 2/y और बराबर बचेगा हमारा ऊपर से 3 और नीचे से आपका 120, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी कि 40, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2/y बराबर 1/40 मिलेगा, ठीक है। जब यहाँ पर आप कैची गुणा करोगे तो आपको y एकम y हो जाएगा और 40 दूनी 80 हो जाएगा, यानी कि y का मान आपको कितना मिल गया, y का मान आपको 80 मिल गया, ठीक है। और इस y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो जो समीकरण 1 निकल के आई थी वो आपकी थी 1/x प्लस 4/y, तो 4 बटे में y का मान आप 80 कर देंगे और बराबर में आपको दिया था 1/15, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 कम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 1/20 बचेगा। जब आप x का मान निकालेंगे तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/15 और प्लस 1/20, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा उस और जाके, ठीक है। तो देखिए 1/x बराबर जब आप यहाँ पर लासा लेंगे
तो आपको 60 लासा है। कितना लासा है का 60। तो 15 चौका 60 यानी कि 4 एकम 4 हो गया, माइनस 20 तिया 60 तो 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि 1/x बराबर 1/x बराबर आपका हो जाएगा 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे आपके 60। ठीक है, तो जब आप कैची गुणा करेंगे तो आपको x बराबर मिल जाएगा 60। ठीक है, तो जो x का मान होगा वो रेलगाड़ी की चाल होगी और y का मान जो होगा वो बस की चाल होगी। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने लिख दिया कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा।